हेलो बच्चों, यह है आपकी डिमांड पे आपका चैनल फिजिक्स इन हिंदी। मैं हूं मुदित राठी। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहे। यहां पर हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स, और उसका जो पहला चैप्टर है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। जो पहला चैप्टर है वो है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ओके, ये जो हमारा चैप्टर है स्टूडेंट, वो दो पार्ट में है। एक विद्युत आवेश, इसमें हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र एक आवेश का प्रभाव होता है, हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में स्टूडेंट जो आवेश है हम उसको स्थिर अवस्था में रखते हैं। ओके, यानी ये आवेश का हम मूवमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे, उसको केवल किस में रखेंगे, एक स्थिर अवस्था में। इसीलिए इस ब्रांच को फिजिक्स की हम विद्युत स्थिति की बोलते हैं। ओके, या इसके दो चैप्टर आएंगे। ये पहले वाला चैप्टर है, इसके बाद अगले वाला चैप्टर है वो भी इसी पे बेस्ड होगा। उसमें भी हम आवेश को क्या रखते हैं, स्थिर अवस्था में रखते हैं। इसके बाद जो आगे के चैप्टर आएंगे वो आवेश को जो हम गति कराएंगे उससे रिलेटेड वो होंगे। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। विद्युत आवेश क्या होता है स्टूडेंट? ये पदार्थ का अंतर्निहित गुण है या इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। यह पदार्थ का अंतर्निहित गुण है या इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। अंतर्निहित या इनहेरेंट का मतलब क्या होता है कि जो पदार्थ या जो कोई भी वस्तु जब से वो बनी है उसमें वो गुण तभी से है, और उससे को हम उस वस्तु से उस गुण को हम अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, ऐसे गुण को, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनहेरेंट प्रॉपर्टी, अंतर्निहित गुण बोलते हैं। ओके, तो जो आवेश है वो भी एक ऐसी ही प्रॉपर्टी है जो जब से ये दुनिया बनी है तब से वो हमारे जो पदार्थ हैं उनके साथ है, और वो उनसे अलग हम नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके कारण एक विद्युत बल आरोपित होता है। ओके, तो पूरी डेफिनेशन क्या बनेगी? यह पदार्थ का अंतर्निहित गुण है जिसके कारण विद्युत बल आरोपित होता है। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा सा हम एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे मान लिया हमारे पास एक पदार्थ है, हम एक पदार्थ ले लेते हैं। पदार्थ जो हमारे होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु हमारे 3 कणों से मिलकर बने होते हैं जो मूल कण हैं। ओके, अभी लिखने की जल्दी मत करना, पहले आराम से समझ लेते हैं, उसके बाद नोट्स आपको बना लेना, बाद में उसके लिए टाइम मिलेगा यहाँ पे। जैसे परमाणु इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको ई से डिनोट करते हैं। दूसरा प्रोटॉन होता है, ओके, इसको पी से डिनोट करते हैं। और तीसरा क्या होता है? वो न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। ओके, न्यूट्रॉन। अब इसमें जो पदार्थ के यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा पदार्थ है वो इन कणों से भरा हुआ है, इन मूल कणों से। इनमें जो ये 2 कण है, आवेश की रिगार्डिंग या आवेश के रेफरेंस में ये इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, या इस तरीके से हम इसको सोच सकते हैं, एक थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? मान लिया हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और उस इलेक्ट्रॉन के पास एक दूसरा इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है स्टूडेंट? एक प्रतिकर्षित बल लगेगा। अगर एक हम इलेक्ट्रॉन ले आए किसी भी तरीके से, उसको यहाँ पे पकड़ लें और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके पास रख लें, तो इनके बीच में क्या होगा? एक प्रतिकर्षित बल लगेगा, एक दूसरे को ये दूर भागते हैं। ओके, प्रतिकर्षित बल, एक प्रतिकर्षित बल यहाँ पे लगता है। ऐसे ही अगर हम एक प्रोटॉन ले लें और प्रोटॉन के पास एक दूसरा प्रोटॉन हम यहाँ पे रख दें, तो उस पर भी क्या लगता है? एक प्रतिकर्षित बल यहाँ पे लगता है। लेकिन स्टूडेंट अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लें और इलेक्ट्रॉन के पास एक प्रोटॉन को हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है? एक आकर्षित बल लगता है। ओके, आकर्षित बल लगेगा। अब यहाँ पर जो ये बल है, ओके, इस बल का जो कारण है वो क्या है? वो एक प्रॉपर्टी है जो हमारे आवेश है इनके, जो हमारे ये मूल कण है इनके साथ रहती है। उस प्रॉपर्टी को, उस गुण को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? उसको बोलते हैं आवेश। और उसी आवेश की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि ये बल लगता है। ओके, तो इससे एक चीज हम और समझ सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये निकल के आता है यहाँ पे कि जो हमारा जो आवेश है उसकी वजह से क्या होता है? एक बल लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? एक विद्युत बल बोलते हैं। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या हो सकती है? जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? प्रतिकर्षित बल लगता है। प्रोटॉन और प्रोटॉन में भी क्या होता है? प्रतिकर्षित बल लगता है। और लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पास में रखते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है? एक आकर्षित बल लगता है। इसका मतलब ये होगा जो प्रकृति आवेश की इलेक्ट्रॉन के पास है वो प्रोटॉन के पास नहीं है। अगर वही प्रकृति होती तो जो हम इनको एक दूसरे के पास रखेंगे तो उनके बीच में भी क्या लगता है?
प्रतिकर्षित बल लगता है। तो इससे हमारे पास दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि जो हमारे आवेश हैं वो अलग अलग प्रकृति के हो सकते हैं। दो ही प्रकृति होती है, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे बाद में देखेंगे, उसको किस तरीके से डिनोट करेंगे वो हम समझते हैं। ओके, अब हम वापस आ जाते हैं स्टूडेंट। जैसे हमारे पास एक पदार्थ है, तो पदार्थ किन से मिलकर बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? आवेश है। प्रोटॉन के पास क्या है? आवेश है। ये मूल कण या ये कण जहां भी जाएंगे आवेश इनके साथ जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा पदार्थ है वो आवेश से भरा हुआ है। अब यहाँ पे कई क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकते हैं कि सर अगर आवेश से भरा हुआ है तो हमारे पास बहुत सारी जब वस्तु एक दूसरे के पास रखी रहती है तो उनके बीच में बल क्यों नहीं लगता? वो एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित क्यों नहीं करती हैं? ओके, तो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल क्या ले लेते हैं? आवेश को यहाँ पे, आवेश के बारे में थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो कोई भी पदार्थ हो उसमें क्या भरा हुआ है? आवेश है। और आवेश की वजह से कौन सा बल लगता है? वैद्युत बल। और ये इसकी अंतर्निहित गुण है। अंतर्निहित गुण का मतलब एक ऐसा गुण जो हमेशा उसके साथ रहता है। आगे की प्रॉपर्टी की बात करते हैं इसके साथ हम। आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। ओके, एक अदिश राशि है आवेश। इसको हम क्या करते हैं? Q से अथवा कैपिटल Q से, स्मॉल q से या कैपिटल Q से हम इसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक अगर हम SI मात्रक की बात करें तो SI मात्रक होता है इसका कूलम। ओके, कूलम। इसको हम क्या करते हैं? C से निरूपित करते हैं, यानी इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? कैपिटल C। कूलम को हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल C से यहाँ पे डिनोट करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम अगर प्रकृति की बात करें, अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो आवेश होते हैं उसकी जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। तो वो दो ही तरीके की प्रकृति होती है, दो प्रकार की प्रकृति होती है। दो प्रकार की प्रकृति, दो प्रकार की प्रकृति होती है। अब स्टूडेंट जो प्रकृति है वो हम यहाँ पे क्या करते हैं? उसको हम साइन से डिनोट करते हैं। ओके, एक को पॉजिटिव साइन से, एक को निगेटिव साइन से। यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब कम ज़्यादा से नहीं होता है। यहाँ पे जो मतलब होता है वो प्रकृति से होता है। ओके, तो एक को हम यहाँ पे कहेंगे धनावेश, धनावेश। ओके, और या इसको हम इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरे को हम यहाँ पे बोलते हैं ऋणावेश, ऋणावेश। या इसको हम यहाँ पे कहेंगे निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ये प्रकृति होती है। इसका उदाहरण लेते हैं स्टूडेंट। जैसे हमारे पास क्या है, हम उदाहरण में क्या लेते हैं? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा स्टूडेंट वो होता है Q = -1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ओके, तो यहाँ पे जो हमने निगेटिव लिया है वो प्रकृति को बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश है उसकी प्रकृति क्या है, वो हम ऋणात्मक साइन से यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उसको डिनोट कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम लेते हैं यहाँ पे प्रोटॉन, तो जो प्रोटॉन का आवेश होता है Q = वो होता है +1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। ओके, उसकी प्रकृति को हम किससे डिनोट करते हैं? प्लस से डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब है वो कम ज़्यादा से नहीं है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी तक मान लिया स्टूडेंट हम लेते हैं एक +5 और एक लेते हैं -5, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 10, यानी दोनों के बीच में जो गैप होगा वो 10 होगा। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ऐसा नहीं है। ओके, इस केस में हम इस तरीके से नहीं सोचेंगे। यहाँ पे क्या होगा? जो प्लस है वो नेचर को बताता है और जो माइनस है वो नेचर को बताता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे आवेश की मात्रा सेम है, लेकिन प्रकृति क्या है? वो अलग है। धनावेश होते हैं और ऋणावेश। हमने पीछे देखा है कि अगर हम दो धनावेश को या दो ऋणावेश को पास में रखते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। तो इस सिचुएशन में हम सजातीय प्रकृति के बोलेंगे आवेश को। ओके,
यानी दो पॉजिटिव चार्ज को अगर हम पास में रखते हैं या दो नेगेटिव आवेश को हम पास में रखते हैं तो उसको सजातीय प्रकृति के बोलेंगे। तो ऐसे जो सजातीय प्रकृति के आवेश होते हैं उनमें क्या होता है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यही होगा हमारा, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, करते हैं। ओके, तथा अगर हम दो अलग अलग प्रकृति का आवेश ले, यानी एक धनावेश ले एक ऋणावेश ले, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो आकर्षित करेंगे। तो ऐसी प्रकृति को बोलते हैं हम विजातीय प्रकृति। ओके, तथा विजातीय प्रकृति या विजातीय आवेश, विजातीय आवेश ही कर लेते हैं इसको, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, वो आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक दो पॉइंट और है, उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हमारा आवेश है, आवेश हमारा आवेश किस तरीके से कहाँ पे रहता है, वो एक सपोज हमने ले लिया यहाँ पे एक प्रोटॉन ले लिया, तो प्रोटॉन के साथ आवेश रहता है, या इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, इलेक्ट्रॉन के साथ आवेश रहता है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, मास, और मास पे क्या रहता है, आवेश। इसका मतलब जो हमारा आवेश होता है वो हमेशा द्रव्यमान के साथ रहता है। ऐसा हो सकता है कि कहीं पे मास हो, द्रव्यमान हो, लेकिन उसके ऊपर आवेश ना हो। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे द्रव्यमान है और द्रव्यमान नहीं है लेकिन उसके अलावा हमें कहीं पे आवेश मिल जाए, यानी बिना द्रव्यमान के हमें आवेश नहीं मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि जो आवेश है, आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ रहता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारा आवेश है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका स्थानांतरण कर सकते हैं। स्थानांतरण का मतलब कैसे, जैसे हमारी एक बॉडी है और एक ये दूसरी बॉडी है, वस्तु है, एक वस्तु है एक वस्तु भी, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे हम क्या कर सकते हैं, आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। अब इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है किसी वस्तु को आवेशित का मतलब या तो वो धनावेशित होगी या ऋणावेशित, वो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक आधुनिक सिद्धांत दिया गया है, आवेशन का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, तो उसकी हम बात करेंगे। तो इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इसको मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इस सिद्धांत में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सपोज हम क्या करते हैं, परमाणु के बारे में पहले बात करेंगे। परमाणु का एक केंद्रीय भाग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक। ओके, जिसको हम नाभिक बोलते हैं। और नाभिक के चारों ओर विभिन्न जो कक्षाएं होती हैं उनमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उनमें घूमते रहते हैं। ये विशिष्ट कक्षाएं होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। ओके, ये परमाणु की संरचना है, आपने ये पढ़ी होगी पहले, परमाणु की संरचना। ओके, तो जो केंद्रीय भाग होता है उसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे नाभिक बोलते हैं। और उसमें जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, वो कौन से होते हैं, एक तो प्रोटॉन और दूसरे न्यूट्रॉन। ओके, तो ये संरचना होती है। यहाँ पे जो नाभिक है,
नाभिक हमेशा क्या रहता है, वो धनावेशित होता है। धनावेशित क्यों होगा? क्योंकि उसमें क्या है, प्रोटॉन है। ओके, तो जितना प्रोटॉन का आवेश होगा वो सब नाभिक पे आ जाएगा, तो नाभिक क्या होता है, वहाँ पे वो धनावेशित होता है। और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन जो विशिष्ट कक्षाएं हैं उनमें वो घूमते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों पे क्या होता है, एक ऋणावेश होता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो हमारा केंद्र में है, केंद्र का भाग है वो तो धनावेशित है, और जो उसके चारों ओर ऋणावेश क्या कर रहे हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं। ये परमाणु की एक संरचना है। ओके, तो पहला पॉइंट हमारा यही है इस थ्योरी में कि परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है, नाभिक कहलाता है। जो प्रोटॉन किससे बना होता है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पे धनावेश होता है। जो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से बना होता है तथा यह धनावेशित होता है। ओके, ये धनावेशित होता है। अब इसके चारों ओर विशिष्ट कक्षाओं में कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, जिसके चारों ओर विशिष्ट कक्षाओं का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट ये होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कक्षा एक निश्चित त्रिज्या पे बनाएंगे, निश्चित त्रिज्या की कक्षा बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी त्रिज्या बना लें। तो वो एक विशिष्ट कक्षाएं होती है। जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे न्यूक्लियाई और एटॉमिक पर अणु और परमाणु के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, तब हम इसका वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। विशिष्ट कक्षाओं में, जिसके चारों ओर विशिष्ट कक्षाओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है इस मॉडल का, वो परमाणु की संरचना के बारे में। अब दूसरा पॉइंट क्या है, हमारा जो परमाणु होता है उसमें जितना धनावेश होगा, धनावेश कहाँ पे होगा, नाभिक में। नाभिक में धनावेश किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन की वजह से। तो प्रोटॉन की वजह से जो हमारा जितना उसमें धनावेश होता है उतना ही नाभिक के बाहर ऋणावेश होता है। ओके, यानी उसके अंदर धनावेश और ऋणावेश की मात्राएं समान होती है, जिसकी वजह से इस पर जो अगर हम कुल आवेश देखें तो वो शून्य होगा, और ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, विद्युत उदासीन। तो जो हमारा परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है यहाँ पे। ओके, परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश समान होता है। ऋणावेश की मात्रा समान होती है तथा यह विद्युत उदासीन होता है, तथा यह विद्युत उदासीन होता है। जब भी ये शब्द आएगा विद्युत उदासीन, तो उसका मतलब हम यही समझेंगे कि वहां पे जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, और कुल जो आवेश है वो क्या है, वो शून्य है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कोई वस्तु धनावेशित कैसे बनेगी और ऋणावेशित कैसे बनेगी। तो उसके लिए क्या होगा, हमारा थर्ड पॉइंट है। ओके, यदि कोई वस्तु धनावेशित होगी तो उसका मतलब ये होगा कि जो उसके परमाणु है उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है।
इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से वो क्या होगी, धनावेशित बनेगी। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लिया किसी वस्तु का ये परमाणु है और इस परमाणु में से कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो इसके अंदर धनावेश ज़्यादा हो जाएगा और ऋणावेश कम। तो दोनों को अगर हम सम करेंगे तो सम होने के बाद हमें कुल क्या मिलेगा, धनावेश होगा। और ऐसी वस्तु के जो परमाणु होंगे, ओके, अगर ऐसी वस्तु में ऐसे परमाणु होंगे तो वो वस्तु कैसी बन जाएगी, धनावेशित बन जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धनावेशित वस्तु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ऋणावेशित वस्तु के लिए। अगर मान लिया हमारे पास ये परमाणु है स्टूडेंट, और इसमें हम क्या करते हैं, बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो इस परमाणु में जो ऋणावेश है वो अधिक हो जाएगा धनावेश से। तो अगर हम दोनों का सम करेंगे तो परमाणु पे हमें क्या मिलेगा, कुल ऋणावेश मिलेगा। ओके, और वो वस्तु जिसमें ऐसे परमाणु होंगे वो कैसी बन जाएगी, वो ऋणावेशित बन जाएगी। तो हम लिखेंगे ऋणावेशित वस्तु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का स्टूडेंट, किसी वस्तु को हम धनावेशित करते हैं या ऋणावेशित करते हैं, तो उसमें जो हम रोल होता है किसी वस्तु को धनावेशित या ऋणावेशित करने में, वो किसका रोल होता है, केवल इलेक्ट्रॉन का। अगर हम इलेक्ट्रॉनों को निकाल देते हैं तो हमारी वस्तु क्या बन जाएगी, वो धनावेशित बन जाएगी। और अगर बाहर से इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हमारी वस्तु क्या बन जाएगी, वो ऋणावेशित बन जाएगी। ओके, तो लेकिन हम ये काम प्रोटॉन से नहीं कर सकते, हम न्यूक्लियस से प्रोटॉन नहीं निकाल सकते। उसकी वजह यह है कि अगर प्रोटॉन को हम निकालने की कोशिश करेंगे तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और वो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। ओके, सो जो किसी वस्तु को आवेशित करने में जो भूमिका होती है वो किसकी होती है, वो इलेक्ट्रॉन की होती है। तो ये हमारा विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। एक बार फिर से देख लेते हैं। किस परमाणुओं का जो केंद्रीय भाग है उसको नाभिक बोलते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों ओर जो विभिन्न कक्षाएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहे, वो घूमते रहते हैं। जो परमाणु है, परमाणु का जो केंद्रीय भाग है वो धनात्मक होता है और बाह्य भाग क्या होता है, वो ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, परमाणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश की मात्रा समान होती है तथा यह विद्युत उदासीन होता है, या विद्युत उदासीन हम इसे कह सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, धनावेशित वस्तु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और ऋणावेशित वस्तु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट, पहला है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत उदासीन वस्तु। इसको भी हम जो हमारा विद्युतीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है उसी पे एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। तो पहले समझते हैं कि एग्जांपल से, मान लिया हमारे पास ये कोई वस्तु है और इस वस्तु में मान लेते हैं 1000 इलेक्ट्रॉन और 1000 प्रोटॉन है। ओके, न्यूट्रॉन भी होंगे, हम उसकी बात नहीं करें क्योंकि हम बात करेंगे केवल आवेशित कणों की। यहाँ पे उसी से ही हमारी वस्तु आवेशित और धनावेशित या ऋणावेशित होगी यहाँ पे। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी तरीके से अगर मान लिया हम इस केस में क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि वस्तु के अंदर कितना कुल आवेश है। ओके, तो वो हम कैसे निकालेंगे, कुल आवेश, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उनका सबका आवेश और जितने प्रोटॉन है उनका सबका आवेश हम लेंगे और उसको क्या करेंगे, हम सम करेंगे। तो इस केस में 1000 इलेक्ट्रॉन है उनका आवेश निगेटिव होगा और 1000 प्रोटॉन है उनका आवेश पॉजिटिव होगा। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे क्योंकि आवेश का जो परिमाण है वो समान होता है, तो इस वजह से जो कुल आवेश आएगा हमें यहाँ पे वो क्या मिल जाएगा, शून्य मिल जाएगा। तो ऐसी अवस्था में स्टूडेंट हम वस्तु को क्या बोलते हैं, विद्युत उदासीन वस्तु बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास चारों तरफ बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, तो उन वस्तुओं में यही होता है
कि उनमें जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही क्या है उनमें पॉजिटिव चार्ज है, यानी जितना धनावेश है उतना ही क्या है ऋणावेश। इस वजह से वो वस्तुएं विद्युत उदासीन होती हैं। ओके, और वो एक दूसरे पर जो विद्युत बल है वो आरोपित नहीं करती हैं। सो यही है, वह वस्तु जिस पर कुल आवेश शून्य होता है विद्युत उदासीन कहलाती हैं। अर्थात ऐसी वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटोनों के बराबर होती है। ओके, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आवेशित वस्तु। आवेशित वस्तु के केस में क्या होगा स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे ये वस्तु थी, ये विद्युत उदासीन वस्तु है। अगर किसी भी तरीके से हम क्या करते हैं, इस वस्तु से मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वो प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं, किसी वस्तु को हम आवेशित कैसे कर सकते हैं, वो विधि हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो अगर इसमें से हमने 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए किसी भी विधि से, तो इसके पास जो धनावेश है वो ज़्यादा बचेगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि प्रोटोनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और इस पे क्या होगा, यहाँ पे 10 जो प्रोटोन का चार्ज है वो यहाँ पे क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके अंदर वो बचेंगे 990 इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से इसमें प्रोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी और वस्तु हमारी कैसी हो जाएगी, वो धनावेशित हो जाएगी। ओके, हम इसका आवेश निकाल सकते हैं, अगर प्रोटोन के आवेश से यहाँ पे गुणा कर दें 10 में, तो हमें क्या मिलेगा, इसके ऊपर आवेश मिल जाएगा। ऐसे ही अगर हम मान लिया बाहर से इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, अभी इसमें हमने क्या किया, बाहर से 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और दे दिए, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1010 हो जाएंगे और इसके ऊपर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश है वो बढ़ जाएगा। ओके, और वस्तु हमारी क्या हो जाएगी, वो ऋणावेशित हो जाएगी। तो वह आवेशित वस्तु किसी वस्तु के परमाणुओं में यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी है तो वस्तु आवेशित कहलाती है। ओके, इसको हम एग्जाम्पल से नीचे देख सकते हैं। ये कोई वस्तु है, विद्युत उदासीन वस्तु है, इससे हमने इलेक्ट्रॉन निकाले, ये क्या बन जाएगी, धनावेशित। और ये विद्युत उदासीन वस्तु है, इसमें इलेक्ट्रॉन हमने बाहर से दिए, तो ये क्या बन जाएगी, ऋणावेशित बन जाएगी। अब इसके बाद एक पॉइंट है स्टूडेंट, यहाँ पे एक नोट है, अगर कोई वस्तु धनावेशित बनती है तो उसका द्रव्यमान में क्या होती है, कमी आ जाती है, क्योंकि हम उससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको धनावेशित बनाते हैं। और इलेक्ट्रॉन निकालने के साथ साथ जब हम आवेश निकालते हैं तो उसके साथ साथ द्रव्यमान भी बाहर निकल जाता है। ऐसे अगर कोई वस्तु है उसका हम क्या करते हैं, ऋणावेशित करते हैं, तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि इसको ऋणावेशित कैसे करेंगे, बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, और जब बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन देंगे तो उनके साथ साथ द्रव्यमान भी इस पर ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन ये जो द्रव्यमान में कमी है और अधिकता, ये बहुत ही कम होती है। ओके, एक पॉइंट है इसमें स्टूडेंट, आवेश का मान गति के साथ परिवर्तित नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है, जबकि द्रव्यमान गति के साथ परिवर्तित रहता है। मान लिया हमारा कोई आवेशित वस्तु है और हम उसको गति में रखते हैं, और वो गति भी हम लेते हैं बहुत ज़्यादा गति। ओके, जो प्रकाश की तुलना में हम उसको ले सकते हैं, तो उतनी गति पे आवेश का जो मान है वो सेम बना रहेगा, जबकि द्रव्यमान हमारा क्या होता है, वो परिवर्तित हो जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि परिवर्तित कैसे हो जाता है। अभी के लिए इतना ही हम रखते हैं। सो स्टूडेंट, इतना ही रखते हैं। अगले टॉपिक में हम इसकी जो विद्युत को आवेशित करने की विधियाँ उनको डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट।